नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत चल रही एमसीक्यू सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लगभग 60 प्रश्न हल करेंगे, जो प्रश्न मांग विश्लेषण टॉपिक से संबंधित हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आवश्यकता अथवा प्रभावी इच्छा, बी निश्चित कीमत, सी निश्चित समयावधि, उपरोक्त सभी। तो मांग का महत्वपूर्ण तत्व जो है सभी हैं। मांग का संबंध अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 तत्वों पर निर्भर करता है। मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से है। प्रभावपूर्ण इच्छा से, जिसमें पेंसन नामक अर्थशास्त्री ने बताया कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 बातें शामिल हैं। पहली बात क्या बताई पेंसन ने? वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को खरीदने के उपलब्ध साधन और साधनों को खर्च करने की तत्परता। इन्हीं 3 जो तत्व हैं या बातें हैं, इनको पेंसन ने प्रभावी इच्छा या प्रभावपूर्ण इच्छा कहा। इसके अलावा मांग का संबंध मूल्य से है। तो बाग नामक अर्थशास्त्री कहते हैं किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है, जो कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है। और निश्चित समय अवधि या मांग का संबंध कीमत तथा समय दोनों से है। इसमें बताया गया किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिमाण को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। तो इस प्रकार से मांग के प्रमुख तत्वों में वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को प्राप्त करने के साधन, वस्तु विशेष पर साधन या रुपए व्यय करने की तत्परता, वस्तु प्राप्त की इच्छा कीमत विशेष से होती है मुख्य रूप से, और मांग का संबंध किसी निश्चित समयावधि से भी होता है। तो यह तत्व जो थे वह मुख्य रूप से मांग के महत्वपूर्ण तत्व थे और उपरोक्त में सभी तत्व शामिल हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, मूल्य मांग से तात्पर्य वस्तु की मांगी जाने वाली उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार हैं, एक निश्चित आय पर खरीदने को तैयार हैं, एक अपनी इच्छा अनुसार खरीदना चाहते हैं। उपभोक्ता उपरोक्त में से कोई भी संभव है। तो मूल्य मांग से तात्पर्य एक निश्चित कीमत पर जब वस्तु खरीदने के लिए उपभोक्ता तैयार रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मूल्य मांग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए जब उपभोक्ता तैयार रहते हैं तो उसे मूल्य मांग कहते हैं। और मांग क्या है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कीमत मांग या मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी मांग। तो कीमत मांग या मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी मांग सबको समझ लेते हैं। कीमत या मूल्य मांग क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा ही गया था। तो कीमत मांग या प्राइस डिमांड, अन्य बातें समान रहने पर किसी कीमत मांग वह मांग है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। अर्थात dx बराबर फंक्शन ऑफ p है, px, dx बराबर फंक्शन ऑफ px। अर्थात कह सकते हैं x वस्तु की मांग y वस्तु की कीमत का फलन है। इसी प्रकार से आय मांग क्या है? जब मांग का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो किसी समयावधि में उपभोक्ता अपनी विभिन्न आय स्तरों पर क्रय करने की तत्परता दिखाता है। वाई वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय और वाई का फलन है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ वाई, जो मांग आय का फलन है, और कीमत में मांग कीमत का फलन थी और आय मांग में मांग आय का फलन है। आय मांग में 2 वस्तुओं की मांग का अध्ययन किया जाता है। श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए
और हीन या निकृष्ट वस्तुओं के लिए। तो श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए जो मांग की आय होती है या मांग की आय लोच होती है वह धनात्मक होती है, और हीन या निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसी प्रकार से अगली जो मांग लोच है आड़ी मांग है। आड़ी मांग से क्या तात्पर्य है, किसी वस्तु की आड़ी मांग उस वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में उस वस्तु की कीमत तथा आय के समान रहने पर उस वस्तु विशेष से संबंधित किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार रहते हैं। तो ऐसी मांग को मांग की आड़ी मांग कहा जाता है। आड़ी मांग डी बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ पी एक्स। आड़ी या तिरछी मांग स्थानापन्न पूरक वस्तुओं के संबंध में पाई जाती है। स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में आड़ी मांग क्या होती है, धनात्मक होती है स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में, और पूरक वस्तुओं के संबंध में आड़ी मांग ऋणात्मक होती है। और स्वतंत्र वस्तुएं है तो मांग की आड़ी लोच या आड़ी मांग 0 होती है, और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है तो मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। तो मांग की आड़ी लोच मुख्य रूप से 4 वस्तुओं में पाई जाती है। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है, पूरक वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होती है, स्वतंत्र वस्तुओं के लिए 0 होती है, और पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। तो इस प्रकार से यह कीमत मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 नंबर क्वेश्चन। मूल्य मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है, मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है, उपभोक्ता की रुचि को व्यक्त करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल्य मांग वक्र के विभिन्न स्तरों पर मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त किया जाता है। मांग की विभिन्न मात्राएं बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन। मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु का मूल्य स्वतंत्र चर है, वस्तु की मांग मात्रा परतंत्र चर होती है, वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो उपरोक्त सभी सही है, मांग का नियम में उपरोक्त सभी सही हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन। आय मांग से तात्पर्य वस्तु की मांगी जाने वाली उन मात्राओं से है जो उपभोक्ता अन्य बातों के स्थिर रहने पर विभिन्न कीमतों पर क्रय करने को तैयार रहता है, विभिन्न आय स्तर पर एक निश्चित समय में खरीदने को तैयार रहता है। खरीदने को तत्पर है, किसी निश्चित समय पर खरीद सकता है। तो आय मांग से तात्पर्य वस्तु की मांगी जाने वाली उन मात्राओं से है जो उपभोक्ता अन्य बातों के स्थिर रहने पर विभिन्न आय स्तरों पर एक निश्चित समय में खरीदने को तैयार रहता है। बी सही है, 6 बी सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन। उत्तम या सामान्य वस्तु के लिए आय मांग वक्र ढाल धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो उत्तम या सामान्य वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है और हीन वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होता है। तो ए 7 का ए सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन। हीन या निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढाल होता है। तो हीन या निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ए ऑप्शन में सही है, ए सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन। हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव होता है। तो हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, बी सही है। आड़ी या तिरछी मांग से तात्पर्य है ऑप्शन ए, एक वस्तु की कीमत था उसकी मांगी जाने वाली मात्रा से होता है, बी वस्तु की उस मांग से होता है जो अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, घटिया पदार्थों की मांग से होता है, उपरोक्त सभी होता। तो आड़ी या तिरछी मांग जो है
किसी वस्तु की आड़ी मांग उस वस्तु की उन मात्राओं को बताता है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में उस वस्तु की कीमत तथा आय के समान रहने पर उस वस्तु विशेष से संबंधित किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार रहता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, वस्तु की उस मांग से होता है जो अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, दूसरी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, दूसरी वस्तु की मांग में तेजी से वृद्धि हो जाती है। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में तेजी से वृद्धि हो जाती है। सी सही है, 11 सी सही है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन वस्तु या प्रतिस्थानापन्न वस्तु क्या है, जिन वस्तुओं का मूल्य एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जिन वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे गुड़ एवं चीनी, अगर चीनी की कीमत बढ़ती है तो गुड़ की मांग बढ़ेगी क्योंकि चीनी की अपेक्षा गुड़ सस्ता है। स्थानापन्न वस्तु की मांग वक्र का ढाल जो है धनात्मक होता है। तो प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने पर दूसरी वस्तु की मांग में तेजी से वृद्धि होती है। जैसे अगर चीनी की कीमत बढ़ती है तो गुड़ की मांग भी बढ़ेगी क्योंकि चीनी की अपेक्षा गुड़ सस्ता है। तो सी सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, मांग के नियम के संबंध में निम्न में कौन सा अपवाद नहीं है। सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता, गिफिन वस्तुओं की स्थिति, कीमत में लगातार वृद्धि या कमी और आवश्यक वस्तुएं। तो मांग के नियम के संबंध में अपवाद ए ऑप्शन है, सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता अपवाद नहीं है। बाकी गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। कीमतों में लगातार वृद्धि या कमी से मांग प्रभावित नहीं होती है और आवश्यक वस्तुओं में मांग प्रभावित नहीं होती है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर प्रायः उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है, इसका कारण है मांग का नियम, गिफिन विरोधाभास, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो गिफिन विरोधाभास के कारण घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर प्रायः उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। गिफिन विरोधाभास, गिफिन विरोधाभास या घटिया वस्तु बी ऑप्शन में है, बी सही है। गिफिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन विरोधाभास किसे कहते हैं, घटिया वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता इनकी मांग नहीं बढ़ाता है। उपभोक्ता श्रेष्ठ वस्तु क्रय करता है, श्रेष्ठ वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता ऐसा करता है। इस विचार का प्रथम संकेत रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, इसलिए ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तु कहा जाता है। गिफिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए इसे गिफिन विरोधाभास कहा जाता है। क्या है गिफिन, घटिया वस्तु की कीमतों में कमी पर उपभोक्ता इनकी मांग नहीं बढ़ाता है। वैसे अमूमन क्या होता है, देखा जाता है कि किसी वस्तु की अगर कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन गिफिन वस्तुओं में होता है, पाया जाता है कि कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता इसकी मांग नहीं बढ़ाता है। उपभोक्ता इसकी जगह श्रेष्ठ वस्तुएं क्रय करता है, श्रेष्ठ वस्तुओं क्रय करता है। और इस विचार का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन या प्रयोग रॉबर्ट गिफिन ने किया था, इसलिए इन वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। और गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए इसे गिफिन विरोधाभास भी कहा जाता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है जो अनंत होती है, x 0 और y। तो पूर्णतया लोचदार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला
15 नंबर क्वेश्चन, प्रायः आवश्यकता की वस्तुओं तथा रश्मि आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग लोच। तो प्रायः आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? बेलोचदार होती है। जैसे नमक और दवाई। क्या बेलोचदार? जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम आनुपातिक परिवर्तन होता है तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है, जिसे डेल्टा क्यू अपान क्यू लेस देन डेल्टा पी अपान डेल्टा पी। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, मांग की लोच की सीमा कौन सी है? तो मांग की लोच की सीमा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मांग की लोच 0 से अनंत के बीच में होती है और किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, स्लटस्की के अनुसार वस्तु की मांग एवं मूल्य के विपरीत संबंध का मुख्य कारण है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव एवं आय प्रभाव दोनों कारण है। 18 नंबर क्वेश्चन, आयताकार अतिपरवलय के संदर्भ में मांग की कीमत लोच सदैव इकाई से कम होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई के बराबर होती है, शून्य होती है। तो आयताकार अतिपरवलय के संदर्भ में मांग की लोच सदैव इकाई के बराबर होती है, जो आरामदायक वस्तुओं के संबंध में होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है तो ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहते हैं। इकाई लोचदार मांग आयताकार अतिपरवलय होती है, जिसमें समान मात्रा में वृद्धि होती है कीमत और मांगी गई मात्रा में। तो 18 का सी सही है। 19, यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं तब उनके मध्य प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक होगी, इकाई से कम होगी। उपभोक्ता की रुचि को व्यक्त करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं तो उनके मध्य प्रतिस्थापन की लोच इकाई से कम होगी, इकाई से कम बी ऑप्शन में है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, कीमत मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है। मांग में विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है, तो मांग में विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है। कीमत मांग वक्र कीमत में विभिन्न स्तरों पर, तो मांग में विस्तार एवं संकुचन तथा मांग में वृद्धि एवं कमी में होने वाले परिवर्तन मांग वक्र की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। कीमत मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग के विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला मांग का नियम। मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। ए का एक से ही मिल जाएगा। मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। सामान्य वस्तु का वक्र, तो सामान्य वस्तु या मांग वक्र का वस्तु का वक्र जो होता है वह बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, तो बी 2 से मिल जाएगा। अगला 3, मांग फलन। तो मांग फलन dx बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई आई टी सी। तो पी एक्स पी वाई आई टी सी, तो सी का मिल जाएगा 3 से। मांग का अर्थ एक उपभोक्ता द्वारा एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा है मांग का अर्थ। तो ए बी सी डी सी ऑप्शन में है, सी सही हो जाएगा। एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? परतंत्र चर, स्वतंत्र चर, आनुपातिक चर, स्थिरांक। तो मांग फलन dx बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स P0 y और t है। यह मांग की मात्रा है dx और यह मांग के निर्धारक हैं।
मांग की मात्रा जो है आश्रित चर होती है और मांग के निर्धारक जो है स्वतंत्र चर होते हैं। तो मांग के निर्धारक स्वतंत्र चर कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही है 22। अगला 23 नंबर, उत्पत्ति के साधनों की मांग। उत्पत्ति के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, मांग में विस्तार क्या है? मांग में विस्तार, मांग में विस्तार एक मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर जाना मांग में विस्तार कहलाता है। तो 24 का ए से मिल जाएगा। मांग में संकुचन, एक मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर जाना मांग में संकुचन कहलाता है। मांग में वृद्धि, मांग वक्र के नीचे की ओर विवर्तित होने की स्थिति मांग में वृद्धि कहलाती है। और मांग में कमी, मांग वक्र के ऊपर की ओर विवर्तित होने की स्थिति मांग में कमी कहलाती है। तो 24 का ए बी सी डी नहीं, मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि जो है वह कहलाएगी मांग वक्र के ऊपर की ओर विवर्तित होने की स्थिति। सी का मिल जाएगा 4 से। और मांग में कमी, मांग वक्र के नीचे की ओर विवर्तित होने की स्थिति से। ये डी का मिलान हो जाएगा 3 से। तो 1 2 4 3 ए सही हो जाएगा 24। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, प्रायः विलासिता की वस्तुओं के प्रयोग से हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, अतः इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर इनकी मांग पर अनुपात से अधिक प्रभाव पड़ता है, अनुपात से कम प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुपात से बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो अनुपात से अधिक प्रभाव पड़ता है। 25 ए सही हो जाएगा। पूर्णतः बेलोचदार मांग हो जाएगी और आवश्यक वस्तुएं एवं खाद्यान्न वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा होता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, कृषि वस्तुओं में अधिक वृद्धि होती है और सामान्य संपन्नता दिखाई देती है, किंतु फिर भी इस स्थानापन्नता के बीच किसान गरीब रह सकते हैं, क्योंकि उत्पादन की वस्तु की मांग की लोच बेलोच होती है। 26 ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, मांग में विवर्तन का अर्थ है, क्या अर्थ है? मांग वक्र का स्थान परिवर्तित होना। ए सही है 27। मांग में विवर्तन, मांग वक्र का स्थान परिवर्तित होना। मांग की आड़ी लोच का सूत्र क्या है? तो एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वाई वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की आड़ी लोच का मतलब होता है किसी वस्तु की आड़ी मांग उस वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में उस वस्तु की कीमत था आय के समान रहने पर उस वस्तु विशेष से संबंधित किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार होता है। एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वाई वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन मांग की आड़ी लोच का सूत्र होता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, यदि मांग की लोच डी एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा क्यू डेल्टा पी अपान पी है तो डेल्टा एक्स अपान एक्स बराबर 0 है तो मांग की लोच शून्य हो जाएगी, मांग की लोच भी शून्य होगी। अगला, यदि यू एम यू एक्स बराबर पी एक्स हो तो सीमांत उपयोगिता वक्र था मांग वक्र में कोई अंतर नहीं होगा, यह सही है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में हो तो यह दिखाता है कि मांग की लोच एक्स अक्ष के समांतर, तो मांग की लोच एक्स अक्ष के समांतर का मतलब हुआ ये, तो मांग की लोच अनंत हो जाएगी। एक्स 0 वाई मांग की लोच अनंत होगी। बी ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो वस्तुएं होंगी कैसी होंगी?
तो मांग की आड़ी लोच यदि दो वस्तुओं के लिए धनात्मक है तो वस्तुएं हो जाएंगी स्थानापन्न। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तु ए ऑप्शन में है। इसके अलावा अगर मांग की आड़ी लोच 0 है तो स्वतंत्र वस्तु हो जाएगी। मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक है तो पूरक वस्तु हो जाएगी। मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो स्थानापन्न, और मांग की आड़ी लोच है क्या अनंत तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएंगी। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आयलोच होती है। तो निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आयलोच कैसी होगी? ऋणात्मक। निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आयलोच ऋणात्मक होगी तथा सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आयलोच धनात्मक होगी। एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है आय उपभोग वक्र से, एंजिल वक्र से, कीमत उपभोग वक्र से, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता का मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से प्राप्त किया जा सकता है। 34 सी सही है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु की कीमत P है तथा मांग की लोच 2.5 है तो उत्पादक की सीमांत आय होगी। तो इसको निकाला जा सकता है। एमआर बराबर AR E-1/E हो जाएगा। तो AR दिया गया है 20 और मांग की लोच 2.5 - 1/2.5 हो जाएगा। तो 20 ये घट जाएगा गुणे 1.5/2.5। तो इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 बराबर 12 आंसर आ जाएगा। और 12 किस ऑप्शन में है? 12 है सी ऑप्शन में, सी सही है। 35 अगला 36 नंबर क्वेश्चन, एक गिफिन वस्तु के संदर्भ में शून्य आय प्रभाव की अपेक्षा धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होता है। बी शून्य आय प्रभाव तथा शून्य प्रतिस्थापन प्रभाव बराबर होते हैं। सी ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा अधिक भारी होता है। 36 सी सही है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, जब मांग वक्र एक खड़ी रेखा हो तो यह व्यक्त करता है। तो मांग वक्र जब एक खड़ी रेखा होगी तो यह पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र को व्यक्त करता है। मांग की लोच कहाँ होती है? या 0 होती है। पूर्णतः बेलोचदार इसमें है डी ऑप्शन में, डी सही है। 37 अगला 38 नंबर क्वेश्चन, एंजिल नियम निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो मांग की धनात्मक लोच की व्याख्या करता है एंजिल नियम। एंजिल नियम क्या है? एंजिल ने परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के संबंध के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया जिसे एंजिल का उपभोग नियम कहते हैं। एंजिल के अनुसार आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होती है। मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। एंजिल नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग इकाई से कम होती है। तो एंजिल के नियम निम्न में से किसकी व्याख्या करते हैं? मांग की धनात्मक लोच की व्याख्या करते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः मांग की रेखा बाएं ओर से दाहिनी ओर बढ़ती है, बाएं ओर से दाहिनी ओर गिरती है, नीचे गिरती है। तो सामान्य मांग की रेखा बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है ऋणात्मक ढाल की। बी 39 बी सही है। 40 किसी सरल रेखा मांग वक्र जो दोनों अक्षों को काटता है के मध्य बिंदु पर मांग की लोच। तो मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर या 1 होगी। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूत्र मांग की आय लोच को मापने के लिए उपयुक्त है? तो मांग की आय लोच मापने के लिए डी वाला सूत्र उपयुक्त है। मांग की आय लोच मापने के लिए, मांग की आय लोच क्या है? मांग की आय लोच इकतालीस का सही आंसर डी है।
अगला 42 नंबर क्वेश्चन, खाद्यान्नों का मांग वक्र सामान्यतः होता है, तो खाद्यान्नों का मांग वक्र सामान्यतः बेलोचदार होता है। 42 बी सही। 43 पूर्ति की लोच का अभिप्राय निम्नलिखित कारण से पूर्ति में परिवर्तन से होता है, तो वस्तु की मांग में परिवर्तन के कारण होता है। पूर्ति की लोच का अभिप्राय निम्न कारण से पूर्ति में परिवर्तन से होता है, मांग की वस्तु की मांग में परिवर्तन के कारण होता है। 43 डी सही है। अगला 44 निम्नलिखित रेखाचित्रों में से कौन सा रेखाचित्र मांग में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, तो मांग में वृद्धि को बी ऑप्शन प्रदर्शित करता है। मांग में वृद्धि था ह्रास क्या है, मांग में वृद्धि तथा ह्रास जो है वह dx बराबर फंक्शन ऑफ px y p0 और t पर निर्भर होता है, जिसमें p क्या है होता है स्थिर रहता है और y p0 और t में परिवर्तन होता है। p स्थिर रहने का मतलब ये आरेख बनेगा x जिसमें p स्थिर है 0 और y, अगर ये मान लेते हैं कि मूल मांग रेखा है और ये अगर स्थिर कीमत पर मांग वक्र बाएं बढ़ता है तो मांग में ह्रास होगा, मांग वक्र बाएं अगर बढ़ा तो मांग में क्या होगा, ह्रास होगा या कमी आएगी। और ये भाई उसी कीमत पर मांग ये कम हो गई ना अगर बाएं की तरफ बढ़ा, और अगर मांग वक्र दाएं की तरफ बढ़ा तो मांग में वृद्धि होगी क्योंकि उसी कीमत पर मांग बढ़ के ज़्यादा हो गई। तो अगर स्थिर कीमत पर मांग की मात्रा बढ़ती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं, और अगर स्थिर कीमत पर मांग की मात्रा घटती है तो उसे मांग में ह्रास कहते हैं। सिंपल है। तो मांग में ह्रास जो है वृद्धि जो है बी ऑप्शन में ही दिखाया गया है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल को व्यक्त किया जाता है, तो मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल को dx बराबर 1/px की सहायता से देखा जाता है। अगर dx बढ़ेगा तो px घटेगा और अगर dx घटेगा तो px बढ़ेगा, जिसमें px बराबर 1/dx भी लिखा जा सकता है। ये आरेख बन जाएगा जो कीमत एवं मांग के बीच विलोम संबंध की व्याख्या करता है, और विलोम संबंध किसमें, इस पूरे ए बी सी और डी ऑप्शन में ए ऑप्शन में बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को, मार्शल को, रॉबर्ट ट्रिफिन को, स्टिगलर को। तो मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट ट्रिफिन द्वारा दी गई थी। 46 सी सही है। किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसकी माप ही मांग की आड़ी लोच कहलाती है। मांग की आड़ी लोच का विचार सबसे पहले थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक्स इकोनॉमिक्स में किया था। रॉबर्ट टिफिन ने इसका मूल्य के सिद्धांत में वैज्ञानिक विश्लेषण से प्रयोग किया। अगर मांग की आड़ी लोच के सूत्र की बात की जाए तो ए वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे बी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन होता है, या ई ए बी बराबर डेल्टा क्यू अपान ए बटे डेल्टा पी बी इंटू पी बी अपान क्यू ए। इस सूत्र की सहायता से मांग की आड़ी लोच निकाली जा सकती है। अगर वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच की बात की जाए तो अगर मांग की आड़ी लोच 0 है तो वस्तु स्वतंत्र हो जाएगी, मांग की आड़ी लोच अगर ऋणात्मक है तो वस्तु पूरक हो जाएगी, मांग की आड़ी लोच अगर धनात्मक है तो वस्तु स्थानापन्न हो जाएगी, और मांग की आड़ी लोच अगर अनंत है तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तु हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है
वह है 47 नंबर, विद्युत की मांग पूर्णतया लोचदार है क्योंकि यह बहुत महंगी है, इसके अनेक निकट स्थानापन्न उपलब्ध हैं, इसके अनेक वैकल्पिक उपयोग हैं। तो इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए विद्युत की मांग लोच पूर्ण होती है। तो 47 सी सही है। 48, मांग के संकुचन एवं विस्तार में मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है, मांग वक्र बदल जाता है, मांग वक्र का ढाल बदल जाता है, उपरोक्त सभी। तो मांग के संकुचन एवं विस्तार में मांग वक्र बदल जाता है। तो 48 बी सही है। अगर मांग के संकुचन एवं विस्तार की बात की जाए तो dx बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ px y p0 और t, जिसमें से y p0 और t स्थिर रहेगा और px या कीमत में परिवर्तन होगा। तो मांग विस्तार क्या होगा? जब किसी वस्तु की कीमत में कमी से मांग की मात्रा बढ़ती है तो इसे मांग विस्तार कहते हैं। ये इसको ऐसे इस आरेख से दिखाया जा सकता है, जिसमें प्रारंभ में कीमत क्या थी P1 और x की मात्रा x1 प्राप्त की जा सकती थी P1 कीमत पर। अब कीमत घट के क्या हो गई? P2 हो गई है, जिसमें x की मात्रा प्राप्त की जा सकती है x2। अर्थात पहले कीमत ज़्यादा थी तो मात्रा कम प्राप्त की जाती थी और कीमत घट के कम हो गई तो मात्रा ज़्यादा प्राप्त की जा सकती है। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में कमी से मांग की मात्रा बढ़ती है तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। अर्थात नीचे की ओर जब आरेख पर जाया जाता है, चला जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? मांग का विस्तार कहा जाता है। इसी प्रकार से मांग का संकुचन क्या हो जाएगा? इसी आरेख में बता सकते हैं। जब प्रारंभ में कीमत P1 थी तब मांग कितनी की जा रही थी? x1 की जा रही थी। या कह सकते हैं जब कीमत ज़्यादा थी, कितनी? P2 थी, तो मांग x2 की जा रही थी। अब कीमत बढ़ के ज़्यादा हो गई तो मांग कम हो गई। अर्थात आरेख पर ऊपर की ओर जाया जाता है। जब कीमत में वृद्धि से मांग की मात्रा में कमी होती है तो इसे ही मांग का संकुचन कहा जाता है। तो संकुचन में मांग वक्र पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और विस्तार में मांग वक्र में नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मांग में ठीक 20% की कमी होती है तो यह इकाई के बराबर लोचदार मांग कहलाती है। इकाई के बराबर लोचदार मांग ए ऑप्शन में है, ए सही है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, मांग की लोच ऊंची कीमतों के लिए अधिक होती है, मध्यम कीमत के लिए मध्यम होती है तथा जैसे जैसे कीमत घटती जाती है वैसे वैसे लोच भी घटती जाती है। किंतु यदि कीमतें इतनी गिरें कि तृप्ति की सीमा आ जाए तो लोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूर्णतः बेलोचदार होती जाएगी, अधिक बेलोचदार हो जाएगी और पूर्णतः लोचदार हो जाती है। तो पूर्णतः बेलोचदार हो जाती है। 50 20 से 51, मांग की लोच का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक बढ़ती है या कम और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने से कम घटती है या अधिक घटती है। यह कथन निम्न में से किस अर्थशास्त्री का है? तो यह मार्शल का कथन है। 51 सी सही है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन, यदि सरकार देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहती है तो उसे देश के आयात तथा निर्यात की मांग की लोच को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि उसके आयात तथा निर्यात दोनों की मांग लोच बेलोचदार है तो सरकार को अवमूल्यन द्वारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। 52 का सही आंसर हो जाएगा ए। 53 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक आय समान रहते हुए भी
वस्तु के मूल्य में कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप वह एक वस्तु की पूर्वापेक्षा अधिक इकाइयाँ खरीदने में सक्षम हो जाता है। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आय प्रभाव कहा जाता है। 53 ए सही है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता का साम्य वस्तुओं के उस संयोग पर होता है जहां वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एवं मूल्यों का अनुपात सभी वस्तुओं के लिए समान है। समान है, बी ऑप्शन में, बी सही हो जाएगा। अगला, यदि एक ही वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो साम्य की स्थिति में उस वस्तु का मूल्य उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। या ए सही हो जाएगा। अगला, यदि MUX बराबर PX हो तो सीमांत उपयोगिता वक्र तथा मांग वक्र में कोई अंतर नहीं होगा। यह कथन सही है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन, डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि के बाद किसान इसका उपयोग अधिक करने लगे थे क्योंकि मूल्य में कमी के बाद डबल रोटी का उपयोग कम कर दिया जाता था। यह कथन किस अर्थशास्त्री से जुड़ा है? तो गिफिन विरोधाभास है, तो गिफिन बी ऑप्शन सही है। अगला, रॉबर्ट गिफिन ने अपने उदाहरण में डबल रोटी को गिफिन वस्तु का नाम दिया। उनके निष्कर्ष की पृष्ठभूमि में क्या बात निहित है? ए, डबल रोटी किसानों के बजट में सस्ती वस्तु थी, सही है। बी, डबल रोटी पर किसानों के बजट का सबसे बड़ा भाग व्यय किया जाता था, यह भी सही है। और सी, डबल रोटी सस्ती होने पर गरीब किसान इसका उपयोग कम करके अपेक्षाकृत महंगी वस्तुओं का उपभोग बढ़ाते थे, यह भी सही है। तो तीनों सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, वे वस्तुएं जिनका मांग पर अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल प्रभाव पड़ता है किस श्रेणी में आती हैं? तो सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, मांग के विस्तार के अंतर्गत हम मांगी गई मात्रा में हुई उस वृद्धि को सम्मिलित करते हैं जो मूल्य में कमी के कारण होती है, मूल्य में वृद्धि के कारण होती है, मूल्य स्थिर रहने पर होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल्य में कमी के कारण होती है। 60 ए सही है। 61, मांग के संकुचन के अंतर्गत उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर बाईं ओर पहुंचता है तथा ऊंची कीमतों के कारण वस्तु की मात्रा में कमी करता है, बी सही है। वस्तु की मांग तथा उत्पादन के साधन की मांग समान नहीं होती है, समान होती है, अनिश्चित होती है, वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, तो समान नहीं होती, 62 ए सही है। 63, श्रम या उत्पादन के किसी भी साधन की मांग एक व्युत्पन्न मांग है, सही है यह कथन। श्रम या उत्पादन के साधन की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की मांग अंतिम मांग कहलाती है जबकि एक साधन की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है, यह कथन भी सही है, ए सही है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन, एक साधन की मांग निम्न में से किस पर निर्भर करती है? वस्तु की मांग जिसमें वह प्रयुक्त किया जाता है, ए सही है 65। अगला 66, जो व्यक्ति दंभ प्रभाव, स्नैब इफेक्ट या मिथ्या आकर्षण से प्रभावित है वे मांग के नियम की पुष्टि करते हैं, को प्रभावित करते हैं, के अपवाद हैं, के अनुसार चलते हैं। तो ये मांग के नियम के अपवाद हैं, अपवाद सी ऑप्शन में, सी 66 का सी सही हो जाएगा, 66 का सी सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने मांग विश्लेषण से संबंधित लगभग कितने 66 प्रश्नों को सॉल्व किया। अब अगला वीडियो मांग से ही रिलेटेड रहेगा जिसमें हम लोग लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वह मांग विश्लेषण का सेकेंड पार्ट रहेगा।